गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम कर रहे हैं और हमने लीव्स के टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस क्लास में हम सेकेंडरी ग्रोथ को समझ रहे थे, कुछ एक स्केचेस बनाए थे हम। बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम में भी पढ़ेंगे और रूट में हम कर ही रहे थे, रूट वाले को भी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, डाइकॉट स्टेम के अंदर और डाइकॉट रूट दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। प्लांट की लंबाई का बढ़ना, प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होना, उससे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और प्लांट का जो मोटाई बढ़ना, थिकनेस बढ़ना, उसे हम कहते हैं गर्थ का इंक्रीज होना, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो डाइकॉट स्टेम और रूट दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो आज एक काम करते हैं बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ को ही हम सही से दोबारा से कर लेते कंप्लीट। पहले मैं आपको स्टेम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा उसको समझना। डायग्रामेटिकली करेंगे इस टॉपिक को, फिर डाइकॉट रूट में भी करेंगे, फिर उसके बाद में जो कुछ एक टॉपिक्स है जैसे कि हार्टवुड है, सेपवुड है, एनुअल रिंग्स के बारे में बताना है आपको, कॉर्क के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। आप साथ साथ में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, सभी से कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना आसान रहेगा डायग्राम के द्वारा। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। मैं डायग्राम स्टार्ट करता हूं बच्चों, आप भी साथ में ड्रॉ करते रहें। ये बच्चों एक स्टेम की जो गर्थ है उसका स्केच है ये।
हाँ, 11th क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट. What is the primary growth and secondary growth? The increase in length of root and stem is called primary growth. उनकी लंबाई का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ है, एंड स्टेम की या रूट की थिकनेस का बढ़ना दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्रामेटिकली समझना बहुत इजी है. तो आप सबसे मैं कह रहा हूँ साथ में ड्रॉ जरूर करते रहे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने में. तो आप अगर साथ में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल भी आपको जो है अजीब नहीं लगेगा और आप भी बने रहेंगे टॉपिक के साथ में.
बच्चों मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा और फिर कंप्लीट इसकी डिटेल को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलिए। यस, 11th क्लास, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चों। ये कंप्लीट स्केच है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम का। फटाफट से समझते हैं इसको। जनरली बच्चों डाइकॉट स्टेम के अंदर आपने सेक्शन कटिंग देखी है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स।
ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है हाइपोडर्मिस। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो हाइपोडर्मिस जो है जस्ट नीचे एपिडर्मिस के, देन फिर जनरल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में फिर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद में वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल में बाहर की ओर फ्लोएम, फिर कैम्बियम और फिर जाइलम। अच्छा, जो कैम्बियम होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है। तो कैम्बियम की सेल्स के डिवीजन से न्यू जाइलम लेयर्स इनर साइड में और न्यू फ्लोएम लेयर्स आउटर साइड में फॉर्म होती है। ओके बच्चों, तो ये डायग्राम है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये एपिडर्मिस है और फिर ये अंदर का पार्ट है, ये जो है फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है। तो ध्यान रखना आप, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का जो कैम्बियम है उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम। एक चीज ध्यान रखना, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक तो वेस्कुलर कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल है, सेकंड कॉर्क कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। तो कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर बनता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं और उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो पेरेन्काइमेटस जो एरिया है ये धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। ठीक है। और क्या बना लेता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेता है। तो जनरली ये बंडल इस तरीके से, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, ये पित्त का पार्ट है। धीरे धीरे क्या होता है कि इन वेस्कुलर बंडल के बीच का जो पेरेन्काइमेटस पार्ट है ये भी धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और कैम्बियम बना लेता है। तो एक कंप्लीट कैम्बियम की रिंग बन जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो ये देखिए बच्चों, कंप्लीट एक रिंग बन चुकी है। ठीक है। तो ये जो कैम्बियम है इसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या होता है बच्चों, कैम्बियम की सेल्स के डिवीजन से अंदर की ओर नई जाइलम की लेयर्स बनती है और बाहर की ओर नई फ्लोएम की लेयर्स बनती है। ध्यान रखें यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो इनर साइड में ज्यादा रहती है। तो बच्चों, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। अब इसके बाद में जो नई लेयर्स बनेंगी वो बनेंगी अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम की और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम की। तो सेकेंडरी अंदर की ओर ज्यादा एक्टिविटी रहती है कैम्बियम की। सबसे ज्यादा इफेक्ट बाहर की ओर भी आता है, क्योंकि बाहर जब नई सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर्स बनती है तो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर की ओर पेरिफेरल साइड में धकेल दिया जाता है और वो डैमेज भी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये प्राइमरी जाइलम है, ये क्या है? प्राइमरी जाइलम है, ये पित्त का पार्ट है। ये बच्चों सेकेंडरी जाइलम है, ये कैम्बियम है। यानी कि कैम्बियम की सेल्स के डिवीजन से जो नई लेयर्स बनी है वो है सेकेंडरी जाइलम की। इनिशियली ये भी मेरिस्टेमेटिक होती है लेकिन धीरे धीरे ये स्पेशलाइज जाती है। तो ये सेकेंडरी जाइलम, ये कैम्बियम, कैम्बियम के बाहर ये सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद में ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट है और फिर ये कॉर्क कैम्बियम का पार्ट है और ये एपिडर्मिस का पार्ट है। तो मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे जैसे नई फ्लोएम की लेयर्स बनती है तो प्राइमरी फ्लोएम पेरिफेरल साइड में बाहर की ओर धकेल दिया जाता है और बाहर की लेयर्स डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। तो ये बात, और इसके अलावा दोस्तों ये जो नई मेडुलरी रेज है इन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। ये जो लेयर्स हैं इन्हें हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। तो जैसे जैसे नई नई जाइलम और फ्लोएम की लेयर्स बनती है तो स्टेम की जो गर्थ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब यहाँ लास्ट डायग्राम में और देखिए बच्चों, ये प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये और नई लेयर्स बन चुकी हैं। ये कैम्बियम का पार्ट है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट है और ये कॉर्क कैम्बियम है और ये सबसे बाहर कॉर्क है। तो सबसे बाहर जो लेयर रहती है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वो कॉर्क की रहती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, कॉर्क को हम कहते हैं फैलम। क्या कहते हैं? फैलम कहते हैं, जो कि बाहर की सेल्स की लेयर के डैमेज होने से बन रहा है। ये यहाँ पर बच्चों एक नया कैम्बियम बन गया है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जिसे हम फेलोजन कहते हैं। इससे नई सेल्स की लेयर बनती है बाहर की ओर। ठीक है। तो ये हो गया कॉर्क कैम्बियम, इसे हम फेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे हम फेलोडम कहते हैं। तो फैलम, फेलोजन एंड फेलोडम। ठीक है। ये तीन लेयर्स होगी, कॉर्क सबसे बाहर, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इन तीनों को कंबाइनली हम कहते हैं पेरिडम। क्या कहते हैं? पेरिडम कहते हैं।
ओके बच्चों, तो ये चीज है, तो ध्यान रखना आपको, कॉर्क कैम्बियम की सेल्स के डिवीजन से नई सेल लेयर बनती है, और नई सेल लेयर बनने से बाहर की जो लेयर है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, और रप्चर होके वहां पर छेद रह जाते हैं जिन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। तो ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप ये देखें कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। दोबारा लीजिए, सबसे बाहर की लेयर कॉर्क है जिसे हम फैलम कहते हैं, फिर कॉर्क कैम्बियम फैलोजन, और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे फैलोडम कहते हैं। तीनों को कंबाइनली कहते हैं पेरिडम। क्या कहते हैं? पेरिडम कहते हैं। यस बेटा, आप सब डायग्राम देखें, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज कर दें। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया है तो सब लोग हैंड रेज कर दें आप कि यस सर समझ में आ गया। बहुत इजी है बच्चों, डायग्राम से समझना है अपने को। बेटा सब लोग हैंड रेज कर दो अगर समझ में आ गया है आपके। हाँ, इस टॉपिक को आज जरूर आप रीड करें बच्चों, घर पे एक बार देख देख के डायग्राम ड्रॉ करें और समझें आप कैम्बियम के द्वारा, जो वेस्कुलर कैम्बियम है उनके द्वारा, और फिर कंप्लीट एक रिंग बनने से क्या होता है, बाहर और अंदर नई नई लेयर्स बनती हैं, और इसी के कारण से जो स्टेम है उसकी गर्थ इंक्रीज होती है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ओके, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट हम कल कर लेंगे, इससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो हम देख लेते हैं, टाइम कम बचा है। यस, कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों, ऑटम वुड, ऑटम वुड एंड स्प्रिंग ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड, ठीक है। और इसी में है बच्चों एनुअल रिंग, एनुअल रिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हर्ट वुड एंड शेप वुड, हर्ट वुड एंड शेप वुड। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं ऑटम वुड या स्प्रिंग वुड क्या है। जनरली क्या होता है कि बच्चों, जो बसंत का जो मौसम होता है, जो स्प्रिंग का जो सीजन होता है, उस सीजन में जो सेंट्रल जाइलरी जो पार्ट है, जो जाइलर एलिमेंट का जो पार्ट है, उनके अंदर जो जाइलरी एलिमेंट्स जो होते हैं, जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, और उनमें लार्ज कैविटीज पाई जाती हैं और वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट होगी। तो जाइलरी एलिमेंट की रिंग जो बसंत का मौसम है, स्प्रिंग का सीजन है, उसमें थोड़ी डिफरेंट होती है, थिन वॉल्ड होती है, लार्ज कैविटीज पाई जाती है, एक्टिविटी ज्यादा रहती है। जबकि जो ऑटम का सीजन आता है, पतझड़ का जो मौसम आता है, तो जो जाइलरी पार्ट है वो थिक वॉल्ड हो जाता है, और कैविटीज उसकी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो एक साल के अंदर जब स्प्रिंग और ऑटम के सीजन आते हैं तो अलग अलग जाइलम की लेयर्स बनती है या ऑब्जर्व की जाती हैं। तो एक साल में दो आपको जो रिंग्स हैं वो नजर आ जाती हैं, एक ऑटम सीजन के लिए जाइलरी एलिमेंट्स की रिंग, और एक स्प्रिंग के सीजन के लिए। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग्स कहते हैं। और इनको रीड करके, इनको ऑब्जर्व करके किसी प्लांट की एज को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, सेकंड लेते हैं हार्टवुड और सेपवुड। हार्टवुड क्या है?
हर्टवुड एंड शेपवुड। हर्टवुड क्या है कि जो सेंट्रल पार्ट है स्टेम का, जो कि जाइलरी पार्ट है, तो एकदम जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम हर्टवुड कहते हैं। उनमें क्या है कि वो डेड सा पार्ट होता है और उनके अंदर लिग्निन का, टेनिन का, गम्स का, इन सब का डिपोजिशन पाया जाता है। और वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, वेस्कुलेशन में कोई पार्ट नहीं लेता। ठीक है, तो उस पार्ट को हम हार्टवुड कहते हैं। हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट जरूर देता है प्लांट को। जबकि उसके बाहर, हार्टवुड के बाहर का जो जाइलरी पार्ट है वो वेस्कुलेशन में पार्ट लेता है। उनके अंदर ये जो टेनिन, गम्स या रेजिन्स का जो है स्टोरेज नहीं पाया जाता। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? शेप वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? शेप वुड कहते हैं। तो जो हार्टवुड जो पार्ट है ये ज्यादा रेजिस्टिव होता है, यहाँ इनमें पैथोजन का अटैक या इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। जबकि जो शेप वुड है वो इतना रेजिस्टिव नहीं होता और वहां पर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं कॉर्क। कॉर्क, कॉर्क को कहते हैं फैलम। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं फैलोजन। फैलोजन। और फिर हम लेते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसे हम कहते हैं फैलोडम। और तीनों को कंबाइनली कहते हैं पेरीडम। क्या कहते हैं? पेरीडम कहते हैं। बच्चों मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉर्क क्या है? सबसे आउटर जो पार्ट है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वो कॉर्क है, जिसे हम फैलम कहते हैं। उसके जस्ट नीचे नई कैम्बियम लेयर बन जाती है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं और फैलोजन भी कहते हैं। इससे भी नई सेल्स बनती है अंदर और बाहर दोनों की ओर, और सेकेंडरी ग्रोथ में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है कॉर्क कैम्बियम के जस्ट नीचे का पार्ट है जिसे हम फैलोडर्म कहते हैं, और कंबाइनली इन तीनों को पेरीडर्म कहते हैं। तो जब नई नई सेल्स की लेयर्स बनती है तो बाहर की जो सेल लेयर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर वहां क्या है? छेद रह जाते हैं। तो उन छेदों को हम क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेंटी सेल्स कहते हैं। लेंटी सेल्स के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गैसियस एक्सचेंज होता है इंटरनल टिश्यूज को। ठीक है, तो स्टेम के ऊपर पाए जाने वाले इन छेद को हम क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं। इसके अलावा बार्क, बार्क क्या है बच्चों? बार्क क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसके बाहर का जितना भी पार्ट है उसे हम बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम से लेकर बाहर जितने भी लेयर्स हैं वो सारी बार्क के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ओके, 11th क्लास आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट को भी कंप्लीट कर लेंगे कल, और रिमेनिंग बचा हुआ जो भी पोर्शन बचा इस चैप्टर में कल की डेट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चैप्टर 7 एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल एनाटॉमी की पढ़ेंगे, और वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एनिमल्स की बॉडी किन किन टिश्यूज से बनी है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो एक बार हैंड रेज कर दें,